हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसे कि हमने अपने पिछले क्लास में सारे अंतरिक्ष की सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे मेनली जो अपना सिलेबस यानी कि पृथ्वी के बारे में पढ़ना। ठीक है, पृथ्वी और पृथ्वी की जितनी भी संरचनाएं हैं, जो भी फेनोमेनाज हैं, वही सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, भूगोल सब्जेक्ट को बनाते हैं। तो चलिए हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी को जब हम पढ़ेंगे यानी कि भूगोल में जो मेन रोल है वो किसका है, पृथ्वी का ही है। तो पृथ्वी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसके बाहरी भाग को देख लेंगे और फिर हम इसके अंदर के सारे फेनोमेनास को डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी जियोइड शेप की है। कैसे है जियोइड शेप की, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। बीच में से एक हमने लाइन खींची थी, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब क्योंकि ये लाइन इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसी को हमने क्या कह दिया, इक्वेटर। क्या कह दिया, इक्वेटर। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है, इसी को हमने क्या कहा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हिस्से को हमने सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। लेकिन क्योंकि पृथ्वी हमारी ऐसे जैसे और ग्रह हैं वो सीधे खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ग्रह जो क्या है वो टिल्टेड हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर कितनी टिल्टेड है, ये अपने अक्ष पर 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री कैसी है बेटा, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 टिल्टेड है। तो हमारी अर्थ अब कैसी होगी, हम कैसा मानेंगे अपने अर्थ को, हमारी अर्थ टिल्टेड है तो ये इस तरह की तो नहीं दिखती होगी, ये कैसी दिखती होगी, ये दिखती होगी। अब हम देख लेते हैं कि कैसी दिखती होगी। यहाँ से ना जा करके जो इसकी इक्वेटर है वो यहाँ से जा रही होगी, कुछ इस तरह की होगी, है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, ये जो लाइन इसको बीच में से कट कर रही है, यही क्या हो गई अब इक्वेटर यहाँ पे ना होकर के इक्वेटर कहाँ हो गई, ये हो गई हमारी इक्वेटर। ये कितनी है, इसको हमने मान लिया 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री पे हमने अपनी पढ़ने की सुविधा के हिसाब से क्या किया है, अर्थ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। और वो क्यों डिवाइड किया है, जब आप इस पे सूर्य के सापेक्ष जब इसकी गति यानी कि परिक्रमण गति और घूर्णन गति देखेंगे तो आप समझेंगे कि हमने इसको इस तरह से डिवाइड क्यों किया। इसका जो बीच का हिस्सा है यानी कि जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री, जो इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखिए इसके जो ऊपर वाला आधा सर्कल बन रहा है, जो हाफ सर्कल बन रहा है, इसको जो ऊपर वाला हाफ सर्कल, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले आधे सर्कल को हमने सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध का नाम दिया है। ठीक है, अब देखिए ये 0 डिग्री है, इसके बाद हमने इसके दो पार्ट और कर लिए। एक तो यहाँ से 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, और एक हमने कर लिया 66.5 डिग्री पर यानी कि 66.5 डिग्री पर। ये दोनों नॉर्थ हैं। ऐसे ही हमने दो पार्ट कर लिए, एक 23.5 डिग्री साउथ और एक 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, 66.5। अभी मैं ये सब बताते जाऊंगी आपको कि ये सब हमने क्यों किया। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक सर्कल, यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली ऐसे, और एक सर्कल यहाँ से ड्रॉ कर लिया इस 66.5 से, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली। अब देखिए ये जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये है 23.5 डिग्री साउथ। इस 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले को हमने क्या नाम दिया, हमने इसको नाम दिया कर्क रेखा। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ वाले को हमने क्या नाम दिया, हमने इसको नाम दिया मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। अब ये 66.5 का जो हमने डिवीजन किया, यहाँ से क्या बनता है हमारा, ये बनता है हमारा ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल। क्या बनता है ये हमारा आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक वृत्त। और नीचे वाला हमारा बनता है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक
आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अब देखिए इस तरह का डिवीजन हमने कर लिया अपनी पृथ्वी को बाहर से पढ़ने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए। अब देखिए ये जो 23.5 डिग्री है ये हो गई कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री साउथ है ये हो गई मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, और ये अंटार्कटिक सर्कल। बच्चे आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। देखिए भारी चीजें कहाँ होती हैं, हमेशा नीचे होती हैं, है ना। तो अंटार्कटिक सर्कल जो, इसमें से भारी वर्ड कौन सा है दोनों में से, ऑब्वियसली अंटार्कटिक है ना। तो अंटार्कटिक हमेशा नीचे की तरफ, यानी कि नीचे वाला जो सर्कल है वो अंटार्कटिक सर्कल है, और ऊपर वाला जो सर्कल है उसी को हम क्या कह देते हैं, आर्कटिक सर्कल कह देते हैं। अब देखिए ये मैंने आपको शेप क्यों दिखाया, इसलिए दिखाया कि ये जो अर्थ है ये अपने अक्ष यानी कि अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रही है। ठीक है, देखो हमारी जो अर्थ है वो दो तरह से, मैंने आपको बताया था ग्रह जो है वो सारे ग्रह दो तरह से गति कर रहे हैं। एक तो वो जो अपने अक्ष पर घूम रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन, और जो वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण। अब देखिए ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रही है। ठीक है, और ये जो रोटेशन की स्पीड है ना बेटे, ये सबसे ज्यादा कहाँ पर है, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर जो अर्थ रोटेशन कर रही है, रोटेशन का मतलब समझिए ना, अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूमना, इसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशन। तो अर्थ जो है इसकी जो रोटेशन की स्पीड है, ये जो रोटेट कर रही है, ये सबसे ज्यादा इसकी जो स्पीड है वो कहाँ पर है, इक्वेटर पर है। तो इक्वेटर पर रोटेशन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, ये एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, मतलब अपकेंद्रीय बल जिसको कहते हैं। कोई भी घूमती हुई वस्तु उस पर बाहर, केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, उसको कहते हैं। अब इस पे जो इक्वेटर पर बहुत तेज रोटेशन करने की वजह से, क्योंकि इक्वेटर पे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने की वजह से ये अपने बीच के भाग से कैसी हो गई है, थोड़ी सी बल्जी हो गई है, इस तरह की हो गई, थोड़ी सी बल्जी हो गई है। और ध्रुवों पर कैसी है, ध्रुवों पर आकर के ये थोड़ी सक्रिय हो जाती है। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी शेप को हम लोग जियोड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोड, यानी कि कैसा, जियोड, भूमि के जैसा, भू आब, जियोड शेप, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, भू आब बोलते हैं। भू आब कैसा, जैसा आप लोगों ने किन्नू देखा होगा, किन्नू जो खाते हैं ऑरेंज टाइप का होता है, वो कैसा होता है, जियोड शेप का। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी जो है वो इक्वेटर से बल्जी है और अपने ध्रुवों पर जाकर के सक्रिय हो गई, क्योंकि ध्रुवों पर जो इसकी रोटेशन की स्पीड है वो 0 है। ठीक है, अब ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर रोटेशन की स्पीड कितनी है, 0 यहाँ पर, और इक्वेटर पर हमारे जो रोटेशन की स्पीड है, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा है 1610 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, रोटेशन घूम रही है तो घूमने देते हैं। पढ़ क्यों रहे हैं रोटेशन, क्योंकि देखिए रोटेशन होने की वजह से कुछ फेनोमेनाज होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि रोटेशन की वजह से कौन से फेनोमेना हो रहे हैं, और रिवॉल्यूशन जो ये सूर्य के चारों तरफ घूम रही है उससे कौन से फेनोमेनाज हो रहे हैं, है ना। तो उन चीज़ों को हम विस्तार में समझेंगे। देखिए मान लीजिए कि ये अर्थ है यहाँ पे रोटेट कर रही है, तो रोटेशन होने से इसके 3 बातें होंगी। कौन सी 3 बातें होंगी, नंबर 1, पृथ्वी पर दिन रात होंगे। ठीक है, पृथ्वी पर क्या होंगे, दिन और रात होंगे। ठीक है, नंबर 2, पृथ्वी पर जो दूसरे सूर्य चंद्रमा और जो दूसरे खगोलीय पिंड हैं, सूर्य चंद्रमा और जो दूसरे खगोलीय पिंड हैं, ये हमें कैसे दिखाई देंगे, ये हमें ऐसे दिखाई देंगे कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम क्या कर रहे हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देगा। और तीसरा पॉइंट, तीसरे हमारे जो पवने हैं और जो सागरीय धाराएं हैं, पवने, सागरीय धाराएं, इन सब में विचलन होगा, सागरीय धाराओं में विचलन होगा, और क्या होगा, और ज्वार भाटा आएगा, है ना। ये सब क्यों आएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, पवनों में, महासागरीय धाराओं में विचलन होगा और ज्वार भाटा आएगा। ये 3 चीजें होंगी पृथ्वी के घूर्णन करने से। कैसे होंगी, जैसे हम मैथमेटिकल फॉर्मूला समझते हैं ना कि उसमें ये दिया रहता है और उसको इसके बराबर प्रूव करना होता है, ऐसे ही हमने ये 3 फेनोमेनास ले लिए जो घूर्णन की वजह से हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं ये हम अब समझेंगे। ठीक है, देखिए ये अर्थ है हमारी, ये
रोटेशन कर रही है, और यहाँ पर है हमारा सन, ठीक है, यहाँ पर सन है। अब देखिए जब अर्थ ऐसे से रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, सन सामने है, तो हमें ये इसके रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, ऐसे घूमेगी। तो क्या होगा, जब ये ऐसे घूमेगी तो जो इसका सबसे ईस्टर्न पार्ट होगा वहां पर क्या दिखाई देगा, सूरज दिखाई देगा, है ना। तो हमें ऐसा लगेगा जैसे सूरज कहाँ से निकल रहा है, ईस्ट की डायरेक्शन से, यानी कि पूर्व की दिशा से निकल रहा है। सिंपल वे में समझते हैं, जैसे आप मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन बहुत तेजी से मूव कर रही है, तो आपको क्या लगता है, जब ट्रेन तेजी से मूव कर रही है तो आपको क्या लगता है कि सारे पेड़ पौधे उल्टी दिशा में चल रहे हैं, है ना। अगर आप जा रहे हो नॉर्थ की डायरेक्शन में तो आपको लगेगा साउथ की डायरेक्शन में सारे पेड़ पौधे भाग रहे हैं। ऐसे ही जब अर्थ जो है वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करती है तो सारे खगोलीय पिंड हमें ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं। पहला फेनोमेना प्रूव हो गया, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। दूसरा फेनोमेना, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं सभी जगह पर। कैसे, देखिए जब ये घूम रही है, जब पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष घूम रही है तो कभी ये हिस्सा सामने आएगा। अब देखो जैसे ये है हमारी पृथ्वी और ये है सूर्य, अब इसके सापेक्ष घूम रही है तो सारे हिस्से बारी बारी से सामने आएंगे ना इसके। तो ऐसे ही पृथ्वी का जो हिस्सा सामने आता जाएगा उस हिस्से पर दिन होता जाएगा, और जो हिस्सा पृथ्वी के पीछे की तरफ होगा वहां पर क्या होगा, रात होगी। तो मान लीजिए कि इतने भाग में, ये जो आधा भाग है, इस इतने भाग में क्या है, इस इतने भाग में सूरज की रोशनी है, लाइट है, ठीक है, लाइट है। तो इस आधे भाग में लाइट नहीं है। तो ये जो रेखा, ये जो लाइन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक लाइट वाले पार्ट में और एक अंधेरे वाले पार्ट में। इस लाइन को, इस सर्कल को हम क्या कह देते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि इसको प्रदीप्त वृत्त कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रदीप्त वृत्त, ठीक है। अब आपको समझ आया कि सूर्य से इस पे लाइट पड़ेगी, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से क्या होगा, सभी जगह बारी बारी से दिन और रात होंगे। जैसे कि क्या होता है, आपने ग्रीनविच टाइम पढ़ा है लंदन में, क्या होता है, लंदन हमारे टाइम से 5.5 घंटे पीछे चल रहा है। क्यों, वहाँ पे देर में सूर्य निकलता है, हमारे यहाँ पहले निकलता है। जितना भी ईस्ट वर्ल्ड जो देश होंगे उनमें सूरज पहले निकलेगा और उधर बाद में। तो इस तरह से टाइम का डिफरेंस हो जाता है दो देशों के बीच में, ठीक है। तो ऐसे ही हमने देखा कि अगर रोटेशन नहीं कर रही होती अर्थ तो क्या होता, एक जगह हमेशा दिन होता और दूसरी जगह हमेशा रात होती। और ऐसे क्योंकि अर्थ रोटेशन कर रही है तो सभी जगह बारी बारी से दिन और रात होंगे। आया समझ में ये वाली बात आपको कि दिन और रात कैसे होंगे। दूसरा भी फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब चलिए तीसरा देखते हैं, पवने, सागरीय धाराएं और ज्वार भाटे कैसे आते हैं। देखिए एक ये समझने वाली थोड़ी सी डीप बात है, इसको कैसे समझेंगे। देखिए जब पृथ्वी मूव कर रही है, हमारी अर्थ मूव कर रही है तो क्या होता है, जब पृथ्वी ऐसे मूव कर रही तो क्या होता है, एक आभासी बल जनरेट होता है, एक आभासी बल जनरेट होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोरियोलिस बल। कैसे समझेंगे कोरियोलिस बल को, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि क्या होता है कि अभी अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे ना तो जब आप पवने और चक्रवात ये सब पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। कैसे बनेगी पृथ्वी हमारी बेचारी, देखिए ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अब हमने बताया था आपको कि ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। अब देखिए जब अर्थ बहुत तेजी से मूवमेंट कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन जब ये ऐसे करेगी, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम दिशा में घूमेगी बहुत तेजी से, तो क्या होगा, इसके ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सब भी ऐसे मूव करेंगी, है ना। तो महासागर में धाराएं उत्पन्न होंगी। और पवने कैसे उत्पन्न होंगी वो हम समझते हैं कोरियोलिस बल से। कोरियोलिस बल कैसे उत्पन्न होता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है, जो इसको हम फेरल के नियम से भी समझ सकते हैं और जड़त्व के नियम से यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया से भी समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ए पॉइंट पर आप खड़े हैं और आपका फ्रेंड बी पॉइंट पे खड़ा है, बी इसका नाम है, आपका नाम ए है, और आपको एक बॉल फेंकनी है सी बिंदु पर, ठीक है। आप दोनों को एक बॉल सी पॉइंट पर फेंकनी है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक बॉल फेंकोगे, ठीक है। आप यहाँ से इस पॉइंट पर एक बॉल फेंकोगे तो क्या बॉल सीधी आकर के यहाँ पर गिरेगी, नहीं गिरेगी। क्यों, यहाँ पर जो गति है वो शून्य है। मैंने बताया था रोटेशन की जो स्पीड होती है वो ध्रुवों पर शून्य होती है और इक्वेटर पर
सबसे ज़्यादा होती है। तो जब तक आप वहाँ से यहाँ तक बॉल फेंकोगे क्या होगा, ये वाला जो सी पार्ट है ये थोड़ा सा वेस्टवर्ड मूव हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरफ घूम जाएगा। तो क्या होगा, यही बॉल यहाँ ना गिर करके कहाँ आ जाएगी, यहाँ कहीं गिरेगी, है ना। जैसे आप देखते हो ना कि अगर आप चल रहे हो और चलने के आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में जाते हुए अगर आपने एक मान लो पैकेट में कोई सामान कोई चिप्स वगैरह कुछ आपने खाया, उसके बाद आपने पैकेट फेंका, तो क्या पैकेट डायरेक्ट सामने गिरता है जाकर के, नहीं, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसके विपरीत दिशा में जाकर के गिरता है ना, उसके उल्टी दिशा में। तो आपने यहाँ पर फेंका, यहाँ पर बॉल फेंकी, क्योंकि ये मोशन में है, तो ये मोशन में होने की वजह से क्या होगा, ये बॉल थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। अब देखो ये अगर इक्वेटर की तरफ मुंह करके खड़ा है ए, यानी कि आप अगर इक्वेटर की तरफ मुंह करके खड़े हो तो ये वाला हिस्सा आपका क्या होगा, राइट होगा, और ये वाला आपका लेफ्ट होगा। और ये वाले भाई साहब जब इक्वेटर की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो ये वाला इनका राइट होगा, और ये इक्वेटर की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो ये वाला राइट होगा और ये वाला इनका लेफ्ट होगा, ठीक है। अब जब इन्होंने भी एक बॉल यहाँ पर सी पॉइंट पर फेंकी तो क्या ये सी पॉइंट पर डायरेक्ट आके गिरेगी, नहीं, क्योंकि वेस्टवर्ड मूवमेंट है। तो यहाँ ये पॉइंट सी पॉइंट जब तक इन्होंने बॉल फेंकी तब तक ये सी पॉइंट आगे बढ़ गया, और इस तरह से एक आभासी बल जनरेट हुआ, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, हमने कोरियोलिस बल का नाम दे दिया। अब ये बॉल यहाँ ना गिर के यहाँ गिरेगी, तो ऐसे ही जो हवाएं चलती हैं तो वो डायरेक्ट इधर से इधर ना चल के किस तरह से चलेंगी, ऐसे चलेंगी। तो इस कोरियोलिस बल होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में जो भी पवने हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो भी पवने हैं बेटा, ये अपने राइटवर्ड डायरेक्शन यानी कि कहाँ घूम जाती हैं, दक्षिणावर्त घूम जाती हैं, यानी कि अपने बाएं घूम जाती हैं, दक्षिणावर्त घूम जाती हैं, अपने दाएं घूम जाती हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध है यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो अपने वामावर्त दिशा में घूम जाती हैं। तो जो चक्रवात वगैरह जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि टाइफून उत्तरी गोलार्ध में टाइफून राइट वर्ड में क्यों आते हैं और इसमें लेफ्ट वर्ड्स क्यों आते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आप जब चक्रवात और पवने पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोरियोलिस बल जब जनरेट हुआ तो पवने क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं। तो घूर्णन की वजह से एक आभासी बल जनरेट हो रहा है, उस आभासी बल को हमने नाम दिया कोरियोलिस बल का। और कोरियोलिस बल की वजह से जो पवने हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। याद रखने का सिंपल तरीका, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, ठीक है। और कैसे, ये अपने फॉर्मूला समझ लिया। अब आपको कोरियोलिस बल हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कोरियोलिस बल वर्क करता है, ठीक है, समझ आ गया। तो अब इससे हमने देखा हमारा जो तीसरा वाला फेनोमेना था ये भी प्रूव हो गया। ज्वार भाटे क्यों आएंगे, देखो ज्वार भाटे इसलिए आएंगे क्योंकि जब ये घूर्णन करेगी तो घूर्णन करते हुए क्या होगा, कभी ये चंद्रमा कोई हिस्सा कभी चंद्रमा के पास और सूर्य के पास आएगा, कभी कोई हिस्सा आएगा जब इस तरह से मूवमेंट कर रही है। तो जिस हिस्से में मान लो यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, जब ये हिस्सा पास में आएगा तो ये इसमें उछाल होगा, और जब ये हिस्सा पास में आएगा तो इसमें उछाल होगा। तो इस तरह से जब पानी ऊपर जाता है तो इसी को हम लोग ज्वार कह देते हैं, पानी वापस लौटता है तो इसी को हम लोग भाटा कह देते हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी के घूर्णन करने से ये सारे फेनोमेनास होंगे, और एक एक करके हमने इनको देख लिया। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देखिए पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर रही है, इस घूर्णन करने से तीन बातें होंगी। वो तीन फेनोमेना कौन से हैं, एक तो हमें पृथ्वी के बाहर के जितने भी खगोलीय पिंड हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा और भी जितने भी पिंड हैं, वो सारे हमें पूर्व से पश्चिम दिशा में मूव करते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, दिन रात होंगे, मतलब हमारे अर्थ के सभी पार्ट में दिन और रात होंगे बारी बारी से। और जितने भी पवनों का विचलन है, सागर में धाराओं का विचलन है, और जो भी ज्वार भाटे हैं वो सारे जनरेट होंगे और कोरियोलिस बल लगेगा उन पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड थी, पृथ्वी की रोटेशन की स्पीड से, रोटेशन से संबंधित थी। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के रिवॉल्यूशन के बारे में। पृथ्वी कौन कौन सी दो गतियां करती है, सारे ग्रह कौन कौन सी दो गतियां करते हैं बेटा, एक तो रोटेशन और दूसरी रिवॉल्यूशन। तो अब हम पढ़ेंगे अपने पृथ्वी के रिवॉल्यूशन के बारे में, यानी कि परिक्रमण गति के बारे में।